In the previous video, we have covered the main pathway of the glycolysis or glucose entry mechanism. Now in this video, we are going to study what are the regulatory enzyme of the glycolysis and what is the regulation in their well-fed state, fasting state, and some clinical correlation related to them. So now first of all, in the glycolysis, three main enzymes are there, main regulatory enzyme. One is the hexokinase, एंजाइम एंड हेक्सोकाइनेज एंजाइम में हमने अब मेन पाथवे में पढ़ा कि क्या कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर रहा था. सो हेक्सोकाइनेज एंजाइम अभी इसकी 4 फार्म्स होती हैं. एक होती है 1 to 3 और एक होती है 4. 1 to 3 अलग हैं और 4 अलग हैं. 1 to 3 जो हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज 1, हेक्सोकाइनेज 2, हेक्सोकाइनेज 3, ये ऑल टिश्यूज़ में हमें मिलेंगी. तकरीबन जो भी टिश्यूज़ हैं उनमें हेक्सोकाइनेज 1, 2, 3 मिलेंगी. जबकि जो हेक्सोकाइनेज 4 है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसको कहते हैं ग्लूकोकाइनेज. तो ग्लूकोकाइनेज इज एक्चुअली नथिंग अनदर एंजाइम बट इज एक्चुअली द आइसोफॉर्म ऑफ द हेक्सोकाइनेज 4. हेक्सोकाइनेज 4 को हम ग्लूकोकाइनेज कहते हैं और ये हमें लिवर में और पेनक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज में और लिवर में, और ये हमें मिलता है हाइपोथैलेमस में भी हमें ये मिलता है. ठीक है. सो नाउ हेक्सोकाइनेज था, उसकी 4 फार्म थी, 1 to 3 ऑल टिश्यूज़ में और 4. अभी जो हेक्सोकाइनेज 1 to 3 को हम एक ट्रीट करेंगे एक यूनिट, और ग्लूकोकाइनेज को एक यूनिट ट्रीट करेंगे. इन दोनों में फ़र्क होता है, काइनेटिक्स इनकी फ़र्क होता है. एक होता है केम और एक होती है वी मैक्सिमम. अभी हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है उसकी केम जो होगी उसकी डिक्रीज़ होगी, कम होगी, और वी मैक्सिमम भी कम होगी. यानी वी मैक्सिमम कम हो और केम कम हो, इसका मतलब क्या है कि उसकी एफिनिटी फॉर द ग्लूकोज ज़्यादा होगी. तो मतलब अगर थोड़ा भी ग्लूकोज होगा तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मीन्स एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, केम बहुत कम है और वी मैक्सिमम बहुत कम है. हेक्सोकाइनेज 1 to 3 का ये कैरेक्टर होगा कि केम भी कम और वी मैक्सिमम भी कम. ये हेक्सोकाइनेज 1 to 3. जबकि ग्लूकोकाइनेज की जो केम होती है वो ज़्यादा होती है, तो वी मैक्सिमम भी ज़्यादा होगी. इसका मतलब जो एफिनिटी होगी एंजाइम के लिए, सबस्ट्रेट के लिए, वो डिक्रीज़ होगी. इट मीन ग्लूकोज की एफिनिटी डिक्रीज़ होगी. इट मीन कि ग्लूकोज की ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी बट वो फास्फोरिलेट थोड़ा कम होगा. कम फास्फोरिलेट होगा, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, फास्फोरिलेट कम होगा बिकॉज एफिनिटी कम है. इसका एडवांटेज क्या होता है कि ग्लूकोकाइनेज की जो एफिनिटी डिक्रीज होगी वो ये कि पोर्टल ब्लड में बहुत ग्लूकोज होता है. पोर्टल ब्लड गट से ब्लड लेके लिवर तक पहुंच जाती है. जो वेल फेड स्टेट होती है उसमें बहुत ग्लूकोज होता है इस पोर्टल ब्लड में. तो पोर्टल ब्लड में जितना भी ग्लूकोज होता है वो पूरा लिवर में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लो एफिनिटी मैकेनिज्म की वजह से ये पूरा जो भी ग्लूकोज होता है वो स्वीप करके पोर्टल ब्लड से लिवर में आ जाता है और लिवर में ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 फार्म्स. Now this is also regulated by its product. The product is what is the product of the hexokinase enzyme? Glucose 6-phosphate. Glucose कन्वर्ट हो रहा है glucose 6-phosphate में. So it's product regulation. अगर glucose 6-phosphate बहुत ज़्यादा होगा तो ये एंजाइम इनहिबिट होगा बिकॉज जो इसकी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है. अगर इसकी प्रोडक्ट कम होगी तो ये एक्टिवेट होगा. सो इससे ये जो है वो इससे प्रोडक्ट रेगुलेशन करवाता है इस एंजाइम की. सो product regulation. So hexokinase is regulated with the help of this this substrate. अगेन एक और बात होती है कि जो ग्लूकोकाइनेज है, मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस में और पेनक्रियास के बीटा सेल में मौजूद होता है. इट मीन ये ग्लूकोज सेंसर तो वर्क करता है. इसका मतलब ये होता है कि अगर ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है तो वो इंसुलिन रिलीज़ होगा बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास में. अगर ग्लूकोज कम है तो वो इंसुलिन नहीं रिलीज़ होगा. जितना ज़्यादा ग्लूकोज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इंसुलिन. इट मीन कि ग्लूकोज और इंसुलिन की जो एक दूसरे की रेगुलेशन है, एक दूसरे के लिए जो एफिनिटी है, एक दूसरे के लिए जो मतलब तो बैलेंस है वो बना के रखेगा ये ग्लूकोकाइनेज. तो इस वजह से हम इसे ग्लूकोज सेंसर कहेंगे. और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, ग्लूकोज सेंसिंग एबिलिटी ऑफ द ग्लूकोकाइनेज में अगर एक होती है, अगर इसमें जो बैलेंसिंग एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो एक डायबिटीज़ होती है, उसे कहते हैं मोडी टाइप 2, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस ऑफ द यंग टाइप 2. मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस ऑफ यंग टाइप 2 वो क्यों होती है? ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द ग्लूकोकाइनेज एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट स्टेप ग्लूकोज 6-phosphate कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 6-phosphate में. देन फ्रक्टोज 6-phosphate कन्वर्ट होता था फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate में. ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. फ्रक्टोज 6-phosphate कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate में.
यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा था वो हो रहा था फास्फोफरक्टोकाइनेज 1। ये मोस्ट रेगुलेटेड इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो ये है। हेक्सोकाइनेज भी रेगुलेटेड है, पर पाइरूवेट काइनेज भी है, पर मोस्ट रेगुलेटेड जो एंजाइम होता है वो ये होता है। अभी फरक्टोज 6 फास्फेट फरक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, बट फरक्टोज 1,6 फास्फेट कैन आल्सो बी कन्वर्ट इनटू फरक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट। फरक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। फरक्टोज 6 फास्फेट कैन आल्सो बी कन्वर्ट टू फरक्टोज 2,6 फास्फेट। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो फास्फोफरक्टोकाइनेज 2 होता है। सो फरक्टोज 1,6 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है फरक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फास्फोफरक्टोकाइनेज 1। फरक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है फरक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फास्फोफरक्टोकाइनेज 2। अभी ये जो एंजाइम, ये जो सबस्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ फरक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, ये इसको रेगुलेट करेगा। ये रेगुलेटर होता है इसका फास्फोफरक्टोकाइनेज 1 का। इट मीन्स जितना फरक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फास्फोफरक्टोकाइनेज 1 एक्टिवेट होगा और उतनी फरक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। So it's regulated with the help of this product, and this product, how this product is formed with the help of phosphofructokinase 2। ये फास्फोफरक्टोकाइनेज 2 ये एंजाइम होता है जो इंसुलिन और ग्लूकागोन होते हैं वो हार्मोनल एक्शन वो इस पे एक्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं अभी कि कैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन वो इस पे एक्ट नहीं करते, वो इस पे एक्ट करते हैं और ये एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट होगा, वो ऐसे ये प्रोडक्ट बनेगी और ये प्रोडक्ट इसे एक्टिवेट करेगी। और जब भी एटीपी होगी, एटीपी क्या शो कर रहा है, वेल फेड स्टेट। सिट्रेट होगी, क्या शो कर रहा है, वेल फेड स्टेट। तो जब भी ये कंडीशन होगी तो ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगी, ये पाथवे इनहिबिट होगा। और जब भी एएमपी होगी, एएमपी क्या है, एएमपी जो है वो फास्टिंग स्टेट है, तो फास्टिंग स्टेट में जो होता है वो मतलब ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा स्टिमुलेट होगी और वेल फेड स्टेट में ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगी। अभी रोल होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन का, इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये जो एंजाइम होता है फास्फोफरक्टोकाइनेज 2, ये दोनों इस पे एक्ट करते हैं, फास्फोफरक्टोकाइनेज 2। नाउ इंसुलिन वेल फेड स्टेट में होता है, ग्लूकागोन जो होता है वो फास्टिंग स्टेट में होता है। अभी इंसुलिन वेल फेड स्टेट में क्यों कर रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि इंसुलिन इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और ग्लूकागोन इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इसकी दो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है काइनेज एक्टिविटी और एक होती है फास्फेटेज एक्टिविटी। अगर मतलब काइनेज एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये काइनेज कराएगा। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट फरक्टोज 6 फास्फेट को फास्फेट देगा और फरक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट कन्वर्ट होगा। इट मीन्स दिस इज काइनेज एक्टिविटी। फास्फेटेज एक्टिविटी इट मीन्स ये उसको फास्फेट नहीं देगा, इट मीन वो इस सबस्ट्रेट से ही फास्फेट लेगा। सो फरक्टोज 6 फास्फेट के नॉट बी कन्वर्ट इनटू फरक्टोज 2,6 फास्फेट अगर इसकी जो फास्फेटेज एक्टिविटी है वो एक्टिविटी होगी। तो ग्लूकागोन इसकी फास्फेटेज एक्टिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन इसकी काइनेज एक्टिविटी को बढ़ाता है। अभी इंसुलिन क्यों, इंसुलिन हमें पता है कि वेल फेड स्टेट में प्रोड्यूस होता है। जब ये वेल फेड स्टेट होगी, ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी। अभी आई है भी वेल फेड स्टेट, तो क्यों ग्लाइकोलाइसिस हमें चाहिए, इस वजह से कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोडक्ट होती है वो है पायरूवेट। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोडक्ट है वो पायरूवेट होती है और पायरूवेट लिपिड सिंथेसिस करवाती है। लिपिड जो एसिटाइल कोआ प्रोड्यूस होता है वो लिपिड सिंथेसिस करवाता है, तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करवाता है। तो इस वजह से वेल फेड स्टेट में ग्लाइकोलाइसिस इस वजह से स्टिमुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगी और ग्लूकागोन इसको इनहिबिट करेगा। सो इंसुलिन फैट जो मेन पर्पस है वो फैट सिंथेसिस है और फैट जब भी स्टोर होगी तो वो एज ए स्टोर फॉर्म ऑफ द एनर्जी होगी। जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो फैट डिग्रेड होगी और हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये एक एडवांटेज होता है। सो ग्लूकागोन इससे फास्फेटेज एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है और इंसुलिन इसकी काइनेज एक्टिविटी को। जो ओवरऑल एंजाइम होता है वो मतलब फास्फेटेज एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो वो एंजाइम एक्टिव नहीं करेगा, इट मीन्स वो डिक्रीज़ होगा। सो ग्लूकागोन इस एंजाइम को डिक्रीज़ करेगा और इंसुलिन इस एंजाइम को पॉजिटिव करेगा। सो इंसुलिन इस एंजाइम को इनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ और ग्लूकागोन इस एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़। Now the third enzyme, that is a pyruvate kinase. Pyruvate kinase जो again इंसुलिन और ग्लूकागोन ये हार्मोनल रेगुलेशंस हैं। इंसुलिन इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगी और ग्लूकागोन इस एंजाइम को अगेन इनहिबिट करेगी। सेम वही काइनेज एक्टिविटी होती है, फास्फेटेज एक्टिविटी जो पहले वाला कंसेप्ट है वही होता है और इंसुलिन इसे एक्टिवेट और ग्लूकागोन इसे इनहिबिट करेगी। सबस्ट्रेट जो इसे कंट्रोल करता है अगेन वो होता है फरक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट।
सो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो प्रोडक्ट है वो इसे जो सबस्ट्रेट था वो इसे मतलब स्टिमुलेट करेगा। जितनी ज़्यादा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होगी उतना ज़्यादा ये एंजाइम एक्ट होगा। सो इस वजह से ये सबस्ट्रेट रेगुलेशन थी और ये दोनों इसकी हार्मोनल रेगुलेशन थी। नाउ पायरुवेट काइनेज क्या करता है, फास्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वजह से कि ये इसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो एनीमिया होती है, हेमोलाइटिक एनीमिया, बिकॉज आरबीसी में ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होगा और ग्लूकोज अगर प्रोड्यूस नहीं होता तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगी और एनीमिया हो जाएगी, हेमोलाइटिक एनीमिया। सो पायरुवेट काइनेज इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी। जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम तो यही होता है जो हेमोलाइटिक कराता है, और सेकंड मोस्ट कॉमन एंजाइम जो हेमोलाइटिक एनीमिया करवा रहा है वो पायरुवेट काइनेज है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। और फर्स्ट जो होता है वो ग्लूकोज 6PD, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से फर्स्ट मोस्ट कॉमन एंजाइम ये जो हेमोलाइटिक एनीमिया करवाता है। सेकंड मोस्ट कॉमन पायरुवेट काइनेज है जो हेमोलाइटिक एनीमिया करवाता है। और कुछ और भी ये हमारे 3 रेगुलेटेड एंजाइम थे। कुछ और भी क्लिनिकल कोरिलेशन है लाइक आर्सेनिक जो होता है वो हमारा स्टेप था एक ग्लाइसराइल 3 फास्फेट, हमने पायरुवेट में पढ़ा था ग्लाइसराइल 3 फास्फेट कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरेट में, ग्लाइसराइड में, ऐसे देन ये 2 फास्फोग्लिसराइड में। सो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे NADH प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो आर्सेनिक होती है उसका पेंटावेलेंट फॉर्म, आर्सेनिक की पेंटावेलेंट फॉर्म, आर्सेनिक की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक पेंटावेलेंट होती है और एक ट्राइवेलेंट भी होती है। ये ट्राइवेलेंट हम TC साइकिल में और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने में यूज़ होती है, और जबकि जो पेंटावेलेंट फॉर्म है वो यहाँ इनहिबिट करेगी। सो ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फोग्लिसरेट में ये भी स्टेप, 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट में ये भी स्टेप, ये दोनों स्टेप इनहिबिट होंगे। सो यहाँ पे 1,2 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ बिसफॉस्फोग्लिसरेट और यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरेट। ग्लाइसरल 3 फास्फेट would be converted into 1,2 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, देन इट वुड बी कन्वर्टेड टू 3 फास्फोग्लिसरेट। इस स्टेप में ATP जनरेट हो रही थी और इस स्टेप में NADH जनरेट हो रहा था, और ये दोनों स्टेप पेंटावेलेंट आर्सेनिक से इनहिबिट होंगे। सो अगर पेंटावेलेंट आर्सेनिक पॉइजनिंग करवा रही है तो ना ही NADH प्रोड्यूस होगा ना ही ATP प्रोड्यूस होगा, तो वेरियस हमें कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी, लाइक ATP जनरेट नहीं होगी लिवर में, तो इस वजह से NADH भी डेवलप नहीं होगा, ATP जनरेट, सो ATP की डेफिशिएंसी हो जाएगी और बहुत से लिवर के फंक्शंस और भी बॉडी के फंक्शन, ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस एंड दैट्स अ रेगुलेटरी स्टेप। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट आवर वीडियो।